5 दिसंबर 2025 पाकिस्तान और आतंकवाद पर बनी एक फिल्म भारत के बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला देती है, जिसे देखकर भारत के वामपंथी खेमे में हड़कंप मच जाता है। ये तबाहनाक सीन है। इस तरह के सीन्स हैं कि रातों को आपको नींद नहीं आएगी और बताया जा रहा है कि जो खराब लोग हैं, जो गंदे लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको सजा देने के लिए इस तरह के टॉर्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे तरीके से कहीं से भी ये बात कोई लीगल नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान का निज़ाम हो या हिंदुस्तान का निज़ाम हो। ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स हों, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. यह हड़कंप केवल धुरंधर में इस्लामिक आतंकवाद को दिखाए जाने से नहीं मचा था। फिल्म में उस साझेदारी को दिखाया गया था जो ISI, आतंकवादी संगठन, अंडरवर्ल्ड और नकली नोटों का धंधा करने वाले कारोबारियों के बीच में था, जिसने इस पूरे नेटवर्क की कलाई खोल कर रख दी थी। सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 तो क्या मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? एक नई मूवी आ रही है जिसका भी ट्रेलर रिलीज हुआ, दुपिंदर। अच्छा, मैं भी समझ नहीं पाया क्या है ये। अच्छा, नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। दुर्विंदर है शायद। नहीं, किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। दुलिंदर होगा मेरा ख्याल, पता नहीं क्या नाम है कोई। बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी। इस आतंकवाद की सबसे बड़ी ताकत थी फाइनेंसिंग, जो कि नकली करेंसी से की जाती थी। अल्ताफ और जावेद खनानी भारत में नकली करेंसी पहुंचाया करते थे। पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड और दाऊद गैंग उनका साथ दिया करते थे। इस नकली करेंसी से आतंकवादियों को हथियार दिए जाते थे, कश्मीर में पत्थरबाजी करवाई जाती थी। सारा काम ISI खुलेआम किया करती थी और भारत सरकार केवल देखा करती थी। This area has been tense over the last week. 2 days ago, there were protests and stone pelting against security forces in the area. The stone pelter syndicate operating in the Kashmir Valley. Our undercover reporters have caught stone pelters on camera for the first time ever, admitting that they're not freedom fighters but actually hired hands. In fact, they even have a salary structure. कितना पैसा देता हो? 5-6 लाख और कपड़े बीच में जूते वूटे। ये वो समय था जब आए दिन नकली नोट पकड़े जाते थे। ये नकली नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंच चुके थे। For the Pakistanis became very easy to print Indian notes. After repeated ceasefire violations, Pakistan has devised yet another ploy to destabilize India. Sources say that Pakistan is secretly smuggling counterfeit notes into Indian territory. परंतु क्या ये सारा काम पाकिस्तानियों ने किया था या इसमें बहुत से भारतीय गद्दार भी शामिल थे, जिन्हें आज हम जानते हैं। मेरी लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ। आतंकवादियों को ताकत मिलती है जाली नोट से, और हम तो सीमा पार क्या हो रहा है सब जानते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं। क्या है वो सच जिसे धुरंधर में दिखाए जाने से वामपंथी और इस्लामिक ताकतों की चूलें हिल रही हैं? कैसे 2014 से पहले 10 सालों में भारत को एक फटने वाले टाइम बॉम्ब पर बिठा दिया गया था? और कौन है वो लोग जो भारत में रहकर भी कुछ अलग ही खेल खेल रहे थे? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, किसी भी देश की करेंसी केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होती है जिस पर कुछ रंग हैं, कुछ धागे हैं, कुछ वाटरमार्क्स हैं। वो उस देश की संप्रभुता होती है, उसकी सुरक्षा होती है और कई बार उसकी कमजोरी भी होती है। और यही करेंसी एक समय भारत की बहुत बड़ी कमजोरी बन गई थी। इस कमजोरी की जड़ें जाती हैं 1990 के दशक के आखिर में, जब भारत आर्थिक रूप से खुल तो रहा था, लेकिन अपनी सबसे इंपॉर्टेंट और संवेदनशील चीजों में से एक यानी कि करेंसी के नोट का कागज खुद नहीं बना पाता था। उस समय देश में सिर्फ एक सिक्योरिटी पेपर मिल थी, होशंगाबाद में। कागज पर इसकी क्षमता 4500 टन सालाना थी, लेकिन हकीकत में 1999-2000 तक इसकी उत्पादन गिरकर सिर्फ 1390 टन रह गई थी। पर देश की जरूरत कहीं ज्यादा थी।
नतीजा ये हुआ कि भारत को अपने नोट छापने के लिए करीब 95% कागज विदेश से मंगवाना पड़ता था। ये कोई छोटी मोटी मजबूरी नहीं थी, ये एक स्ट्रक्चरल कमजोरी थी, और जब कमजोरी को मजबूरी मानकर स्वीकार कर लिया जाता है ना, तो वो धीरे धीरे नीति बन जाती है। 1997 में भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे उस दौर की संसदीय समिति ने भी गंभीर जोखिम कहा था। देश ने भारत के 3.6 अरब नोट छापने का काम विदेशी कंपनियों को आउटसोर्स कर दिया था, अमेरिकी, ब्रिटेन और जर्मनी की कंपनियों को। $95 मिलियन का यह सौदा केवल पैसा नहीं था, यह संदेश था कि भारत अपनी करेंसी की रीढ़ दूसरों के हाथ में देने को तैयार है। वैसे यहीं पर एक दूसरा रास्ता भी था। भारत अपनी सिक्योरिटी पेपर मिल को आधुनिक बना सकता था, निवेश कर सकता था, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता था, लेकिन वो रास्ता मुश्किल था, लंबा था। आसान रास्ता था कि करेंसी को इंपोर्ट करो, आउटसोर्स करो और चलाओ, लेकिन इसी आसान रास्ते ने आगे चलकर एक खतरनाक मोड़ ले लिया। 2004 में जब यूपीए की सरकार सत्ता में आई, तब तक करेंसी में बाहरी देशों की डिपेंडेंस एक सामान्य सी बात बन चुकी थी। लेकिन उसी साल सरकार आए भी 2 महीने भी नहीं हुए थे कि जुलाई में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस डिपेंडेंसी को कई सारी फॉरेन कंट्रीज तक नहीं बल्कि एक विदेशी कंपनी तक सीमित कर दिया। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने आरबीआई को अनुमति दी कि वो एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी फीचर्स के लिए विशेष समझौते कर सकते हैं। और इसके कुछ ही हफ्तों बाद सितंबर 2004 में ब्रिटेन की कंपनी डीलारू के साथ 5 साल का एक्सक्लूसिव करार कर लिया गया। इस एग्रीमेंट का आधार पता है क्या था? दावा यह था कि डीलारू के पास एक खास ग्रीन से ब्लू कलर शिफ्ट करने वाला सिक्योरिटी थ्रेड है जो सिर्फ भारत के लिए बना है और जिस पर कंपनी का पेटेंट भी है, यानी कि कोई और कंपनी इसको बना ही नहीं सकती है। और इस कंपनी के इसी दावे के आधार पर ना तो कोई टेंडर निकाला गया, ना कोई कंपटीशन रहा और ना ही किसी और कंपनी को ऑप्शन तक माना गया। लेकिन असली कहानी बाद में सामने आई। सीबीआई जांच में पता चला कि जिस पेटेंट के नाम पर यह पूरा करार, यह पूरा एग्रीमेंट खड़ा किया गया था, वो पेटेंट था ही नहीं। 2002 में जब प्रेजेंटेशन दी गई थी तब भी नहीं था। 2004 में जब एग्रीमेंट किया गया तब भी नहीं था। डीलारू ने भारत में इस पेटेंट के लिए एप्लीकेशन ही जून 2004 में डाली थी और उसे मंजूरी मिली थी 2011 में। यानी भारत में करेंसी वाला ऑर्डर, करेंसी वाला काम मिलने से लगभग 7 साल बाद उसे पेटेंट मिला था। और हैरानी की बात यह थी कि आरबीआई ने बिना इस दावे की इंडिपेंडेंट जांच किए पेपर्स पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस डील में एक और चौंकाने वाली बात थी, इसमें कोई टर्मिनेशन क्लॉज ही नहीं था। यानी अगर कल को कंपनी गलती करे, धोखा करे या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बने, तब भी भारत के पास डील से बाहर निकलने का कोई क्लियर रास्ता नहीं था। ये एक तरीके से भारत को बंधक बनाने जैसा था और यही निर्भरता आगे चलकर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन गई। 2010 में भारत की खुफिया एजेंसियों को पता चला कि डीलारू नाम की एक कंपनी वही कागज और वही सामग्री पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रही थी जो वो भारत को कर रही थी। सेम कागज उस पाकिस्तान के पास जा रहा था जहां से नकली भारतीय नोटों की फैक्ट्री चल रही थी। एनआईए की 2013 की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि जो हाई क्वालिटी नकली नोट पकड़े गए हैं उनमें से 95% पाकिस्तान से जुड़े थे। और भाई साहब, ये नकली नोट इतने गजब बनाए गए थे कि वो आरबीआई के 14 में से 12 सिक्योरिटी फीचर से मेल खा रहे थे, उनको क्लियर कर रहे थे। अब जरा सोच के देखिए, एक ही सप्लाई चेन, एक ही कंपनी और दोनों देशों की करेंसी। ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइम नहीं था, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर था। नकली नोटों के जरिए आतंकवाद की फंडिंग हो रही थी, बाजार में अस्थिरता लाई जा रही थी और भारत की इकोनॉमी पर हमला हो रहा था। और इसी बीच 2010 में एक और बम फटा। डीलारू ने खुद स्वीकार किया कि उसने भारत को जो कागज सप्लाई किया वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता है। और इससे भी गंभीर बात यह थी कि कंपनी के कर्मचारियों ने टेस्ट सर्टिफिकेशन में हेराफेरी की थी। इसके बाद 2011 में गृह मंत्रालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था और सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी। ये वो मोड़ था जहां कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कहानी थोड़ी ही समय बाद फिर से पलट गई। 2012 में जब पी चिदम्बरम दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बने तो कुछ ही महीनों में डीलारू को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया। डीलारू के साथ फिर से डील चलने लगी और 2013 में तो हद हो गई जब बिना टेंडर के, बिना होम मिनिस्ट्री की मंजूरी के और बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री की औपचारिक स्वीकृति के कंपनी को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया। बाद में जांच में सामने आया कि आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम ने 2006 और 2007 की उन रिपोर्ट्स को भी ऊपर तक नहीं पहुंचाया था जिसमें साफ लिखा था कि डीलारू के पास कोई पेटेंट नहीं है। उस समय डीलारू के एक वरिष्ठ अधिकारी के बैंक अकाउंट्स में विदेश से करोड़ों रुपए आने की बात भी जांच के दायरे में आई थी। और यह सब कुछ ना तब तक चलता रहा जब तक 2014 में नई सरकार ने डीलारू को सुरक्षा मंजूरी नहीं दी। मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक गया, पर तब तक भारत की बर्बादी की कहानी लिखी जा चुकी थी। 2004 से 2014 के बीच भारत के साथ जो हुआ, अगर उसे केवल नकली नोटों की समस्या कहा जाए तो यह सच्चाई के साथ नाइंसाफी होगी। यह दौर भारत की अर्थव्यवस्था पर एक शांत परंतु लगातार चलने वाला हमला था। ऐसा हमला जो दिखता नहीं था पर हर जेब, हर लेन देन और हर बैंक अकाउंट तक पहुंच चुका था।
कहानी 2005 से शुरू होती है। उसी साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि बाजार में बहुत ही हाई क्वालिटी नकली नोट घूम रहे हैं, खास तौर पर 100 और 500 रुपए के। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। आरबीआई साफ समझ चुका था कि पुरानी करेंसी सीरीज अब सुरक्षित नहीं रही। नए सिक्योरिटी फीचर्स वाले नोट लाने की बात हुई, परंतु सिस्टम की रफ्तार धीमी थी और सामने वाला दुश्मन बहुत तेज। And so when Mr. Chidambaram decided that now on the Delaru will print currency notes for us, then CBI and the IB and RAW all told him that it will be risky because they also do it for Pakistan. And it's a private limited company, it's not a government company. And therefore, there's no bar on which we can prevent them from not printing extra notes for us and then giving the extra to Pakistan. 2006-7 तक बैंकिंग सिस्टम में 1 लाख से ज़्यादा नकली नोट पकड़े जा चुके थे। लेकिन समस्या ये नहीं थी, क्योंकि ये नोट तो पकड़े जा चुके थे। असली समस्या थी वो नोट जो पकड़े ही नहीं जा रहे थे, क्योंकि ये नकली नोट कोई साधारण नकली नोट नहीं थे। इनमें आरबीआई के 14 में से 10 से 12 सिक्योरिटी फीचर्स हूबहू कॉपी किए जा चुके थे। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, माइक्रो लेटर्स, फ्लोरोसेंट इंक, सब कुछ। आम आदमी तो दूर, बैंक के जो कर्मचारी थे वो तक धोखा खा रहे थे। For the Pakistanis became very easy to print Indian notes because all the secret codes, everything is there in the paper, and all they have to do is have somebody print what they can copy from any other currency note we had. So Pakistan was, pumping in notes which were illegal, and they were, but it was undetectable. They looked the same. 2010 आते आते हालात बहुत डरावने हो गए। सीबीआई की जांच में ऐसे नकली नोट सामने आए जिन्हें भारत, जापान और हांगकांग की फॉरेंसिक लैब्स भी असली से अलग नहीं कर पाई। केवल अमेरिका की एक स्पेशल लैब थी जो ये साबित कर पाई कि ये नकली है। इसका मतलब साफ था कि ये नोट किसी लोकल गैंग की छपाई नहीं थे, इसके पीछे स्टेट लेवल टेक्नोलॉजी और सपोर्ट था। इसका असर सीधे बैंकिंग सिस्टम पर पड़ा। आईसीआईसीआई बैंक में 2006 से 2013 के बीच 10.77 करोड़ रुपए के नकली नोट जमा होते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। एसबीआई की शाखाओं में करोड़ों के नकली नोट मिले। सबसे चौंकाने वाली बात 2010 में सामने आई, जब आरबीआई के अपने वॉल्ट्स में नकली नोट पाए गए। कमर्शियल बैंक कहने लगे कि हमें ये नकली नोट आरबीआई से ही मिले हैं, यानी नकली नोट असली नकदी के साथ सिस्टम में मिक्स हो चुके थे। पश्चिम बंगाल से 2000 रुपए के ऐसे जाली नोट बरामद किए गए हैं जिनकी पहचान करना आम लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए बेहद मुश्किल है। इन नोटों को पाकिस्तान में छापा गया था और बांग्लादेश के रास्ते हमारे देश पहुंचाया जा रहा था। जब्त किए गए जाली नोटों में असली नोटों जैसे 17 में से 11 सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद है। सरकार और एजेंसियों ने इसे केवल आर्थिक अपराध नहीं माना, इसे इकोनॉमिक टेररिज्म कहा गया। आरोप साफ था, पाकिस्तान की आईएसआई इस पूरे नेटवर्क के पीछे थी। यही पैसा लश्कर-ए-तैयबा, डी कंपनी और बड़े बड़े आतंकी हमलों तक पहुंचा। आईआईएससी बेंगलुरु हमला, हैदराबाद ब्लास्ट, 26/11 की रेकी, इन सब में नकली नोटों की फंडिंग की बात सामने आई। समस्या सीमाओं तक सीमित नहीं रही। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, हर मेट्रो में नकली नोट पहुंच रहे थे। 2014 में अकेले दिल्ली में 9 करोड़ से ज्यादा नकली नोट पकड़े गए थे। 500 और 1000 के नोट सबसे ज्यादा निशाने पर थे, क्योंकि मुनाफा वहीं था। इसका सबसे बड़ा असर भरोसे पर पड़ा। एटीएम से नकली नोट निकलने लगे। दुकानदारों ने डिटेक्शन मशीन खरीदनी शुरू कर दी। कैश पर से विश्वास टूटने लगा। अनुमान था कि करीब 400 करोड़ रुपए के नकली नोट लगातार सर्कुलेशन में रहते थे। सरकार ने भी माना कि सटीक आंकड़ा बताना नामुमकिन है, और यही इस संकट की सबसे बड़ी डरावनी सच्चाई थी। और इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा था सीमा पार से, एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बनाकर जो पाकिस्तान की सरकार, आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड, आईएसआई और बिजनेस वर्ल्ड सबको एक टीम बना देता था। वो टीम जो भारत को बर्बाद करने की कसम खा चुकी थी।
देखिए, युद्ध का मतलब केवल टैंक, बंदूक और बॉर्डर नहीं होता है, क्योंकि कुछ युद्ध ऐसे भी होते हैं जो बिना गोली के लड़े जाते हैं, नोटों से, नकली करेंसी से। भारत ने क्या गलती की, कैसे ही अपने देश के लोगों ने गद्दारी की और उसने भारत में क्या विप्लव पैदा किया, ये तो हमने समझ लिया, पर इससे पाकिस्तान और आईएसआई ने क्या रोल प्ले किया वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की जेनजी शायद नहीं जानती होगी कि 2000 से 2010 तक भारत में आतंकवाद की घटनाएं बहुत फ्रीक्वेंट थी। कश्मीर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, हर जगह हमले हो रहे थे। लेकिन इन हमलों के पीछे जो फ्यूल था, जो पैसा था, वो सिर्फ ड्रग्स का या डोनेशन का नहीं था, वो था नकली इंडियन करेंसी का भी, जिसे जानबूझकर भारत की इकोनॉमी में घुसाया जा रहा था। आईएसआई के लिए इंडियन करेंसी नोट सिर्फ पैसा नहीं थे, वो एक हथियार थे, एक ऐसा हथियार जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला किया जा सके और साथ ही आतंकवादी संगठनों को बिना सीधे पाकिस्तान की सरकार का नाम आए फंड किया जा सके। और इसी युद्ध को आईएसआई के भीतर इकोनॉमिक जिहाद कहा गया, यानी बिना युद्ध छेड़े दुश्मन को आर्थिक नुकसान पहुंचाना। 2010 तक आते आते भारतीय एजेंसियों का अनुमान था कि भारत में 2.2 बिलियन डॉलर से ज्यादा की नकली करेंसी चल रही है। सोचिए जरा, अरबों डॉलर का नकली काला पैसा जो बाजार में असली नोट बनकर घूम रहा था। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं था, ये इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी और भरोसे पर हमला था भारत के। जब देश के लोगों को अपनी ही करेंसी पर, अपने ही नोटों पर भरोसा नहीं रहता तो पूरी की पूरी इकोनॉमी हिलने लगती है। लेकिन ये नकली नोट आम नकली नोट नहीं थे, इन्हें सुपर नोट कहा गया। ऐसे नकली नोट जो एटीएम को भी धोखा दे सकते थे, जिसमें ऑप्टिकल वेरिएबल इंक थी जो रंग बदलती थी। ऐसे फीचर्स जो आमतौर पर सिर्फ सरकारी सिक्योरिटी प्रेस में ही इस्तेमाल होते हैं, वो भी उनमें थे। भारत की एजेंसियों ने बार बार कहा कि ये नोट पाकिस्तान के सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं, कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर जैसे शहरों के अंदर। और इन नकली नोटों के लिए जो कागज इस्तेमाल हुआ ना, वो भी नॉर्मल नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने लंदन की उसी कंपनी से करेंसी ग्रेड पेपर इंपोर्ट किया जिससे भारत कर रहा था, वो भी जरूरत से बहुत ज्यादा। और यही एक्स्ट्रा पेपर आईएसआई ने नकली इंडियन करेंसी छापने में इस्तेमाल किया। पर अब सवाल ये उठता है कि भारत के अंदर ये नोट कैसे भेजे गए। इसका जवाब है एक मल्टी लेयर नेटवर्क, जमीन, हवा और समंदर, तीनों रास्तों से। नेपाल और बांग्लादेश की खुली सीमाएं सबसे आसान रास्ता था। पश्चिमी बंगाल का मालदा जिला इसका सबसे बड़ा हब बन गया। दुबई एक इंटरनेशनल स्टेजिंग पॉइंट था। यहाँ से दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी नेटवर्क को मैनेज करती थी। काठमांडू, ढाका, कोलंबो, बैंकॉक सब ट्रांजिट पॉइंट थे। डी कंपनी सिर्फ अंडरवर्ल्ड नहीं थी, वो आईएसआई की लॉजिस्टिक्स आर्म थी। लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद सबके अपने अपने चैनल्स थे। लेकिन फंडिंग का बड़ा हिस्सा इसी नकली करेंसी से आता था। पर केवल नकली नोट छापना काफी नहीं था, उन्हें असली पैसे में बदलना भी जरूरी था। और यहीं पर आता है हवाला सिस्टम। FATF की रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान में $100 के नकली नोट $40 में मिलते थे और भारत में इन्हीं नोटों को $70 के बराबर के कैश इंसेंटिव में कारोबारियों को बेच दिया जाता था। इस पूरे पैसे धुलाई के सिस्टम के केंद्र में था खनानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन। अल्ताफ और जावेद खनानी नाम के दो भाई, ये दोनों हर साल 14 से 16 बिलियन डॉलर तक का काला पैसा साफ करते थे। इनके क्लाइंट लिस्ट में ड्रग कार्टेल, डी कंपनी, अल कायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद सबके सब थे। अमेरिकी एजेंसियां इन दोनों भाइयों को आईएसआई का शैडो बैंकर कह रही थी। 2015 में अमेरिका ने इस नेटवर्क पर वार किया। OFAC ने खनानी नेटवर्क को ट्रांसनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। अल्ताफ खनानी गिरफ्तार हुआ, लेकिन तब तक भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। इस नकली पैसे का इस्तेमाल सिर्फ बाजार को बिगाड़ने के लिए नहीं हुआ था, इसका सीधा इस्तेमाल आतंकवादी हमलों में हुआ था। 26/11 का मुंबई हमला इसका सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिकी चार्जशीट के मुताबिक आईएसआई के मेजर इकबाल ने डेविड हेडली को $25,000 और नकली भारतीय नोट दिए थे ताकि वो मुंबई में रेकी कर सके। यानी कि यही नकली करेंसी सीधे सीधे आतंकवाद की तैयारी में लगी थी भारत के अंदर। 2005 से 2011 के बीच में अगर आप डेटा देखें तो एक डरावना पैटर्न सामने दिखता है। जैसे जैसे नकली नोटों की रिकवरी बढ़ी, वैसे वैसे आतंकवादी हमले बढ़ गए। 2008 में नकली नोटों की जब्ती जो थी वो पीक पर थी। वही साल जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली और 26/11 हुआ। और ये कोई संयोग नहीं था, ये रणनीति थी। 2010 में NIA के तहत टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल बनाई गई। UAPA में संशोधन करके नकली करेंसी से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के कृत्य को आतंकवादी कृत्य माना गया। लेकिन यह सब कुछ कॉस्मेटिक था, क्योंकि जो कंपनी इस पूरे कांड के लिए सबसे बड़ी कल्प्रिट थी, यानी कि डेलारू, उसे तो ब्लैकलिस्ट से हटाया जा रहा था। और ऐसा पी चिदम्बरम ने उसी टाइम कर दिया था जैसे ही वो दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, नकली भारतीय करेंसी कोई सिंपल क्राइम नहीं था, ये स्टेट फाइनेंस्ड आतंकवाद था, टेररिज्म था, एक कोडिफाइड नीति, एक ऐसा युद्ध जिसमें बंदूक नहीं चली लेकिन खून बहा। और इस बात के सबूत केवल भारत ने नहीं, अमेरिका, FATF और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भी दिए। लेकिन भारत ने 2016 में फिर कुछ ऐसा किया कि यह पूरा आर्थिक जिहाद
एक झटके में ढह गया। नवंबर 2016 भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर कुछ ऐसा कहते हैं जिससे पूरा भारत बैंकों के सामने लाइन लगाकर खड़ा हो जाता है। भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है, बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का मायदा होता है। परंतु इस अचंभित करने वाले कांड की शुरुआत भारत से नहीं होती बल्कि वॉशिंगटन से होती है। साल था 2014 जब अमेरिका की DEA एक अंडरकवर ऑपरेशन चला रही थी। मकसद था दक्षिण एशिया में आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड को पैसा पहुंचाने वाली सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की रीढ़ को तोड़ना। और इसी ऑपरेशन में एक नाम सामने आता है, अल्ताफ खनानी, एक ऐसा आदमी जिसका नेटवर्क हर साल 14 से 16 बिलियन डॉलर का काला पैसा इधर से उधर करता था। For decades, Khanani and his MLO moved an estimated $14 billion to $16 billion annually for cartels and terrorist entities. Khanani had been serving part of his detention behind bars in a Miami prison since 2015. DEA का एजेंट ड्रग माफिया का मनी लॉन्ड्रर बनकर खनानी तक पहुंचता है। जनवरी से अप्रैल 2015 के बीच 13 डमी ट्रांजैक्शंस होते हैं। कुल $1.2 मिलियन पैसे UAE और UK से होकर अमेरिकी खातों में पहुंचते हैं। हर कॉल रिकॉर्ड होती है, हर ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड होता है। सितंबर 2015 में पनामा में अल्ताफ खनानी गिरफ्तार होता है और यहीं से आर्थिक जिहाद पर पहली कील ठोकी जाती है। Pakistani national Altaf Khanani, a key financier for fugitive terrorist Dawood Ibrahim, kingpinned a flourishing money laundering network involving drug cartels and terror organizations like the Al-Qaeda, Hezbollah and even the Taliban. This according to more than 2,000 suspicious activity reports shared with the International Consortium of Investigative Journalists and other media organizations. नवंबर 2015 में अमेरिकी ट्रेजरी एक और वॉर करती है। ओफेक खनानी नेटवर्क्स को ट्रांजैक्शनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है। उसके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। दुनिया भर की जो बैंकिंग है उससे उसको काट दिया जाता है। दुबई का अल ज़रूनी एक्सचेंज जो कि इस नेटवर्क का हिस्सा था, उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है। पहली बार आधिकारिक तौर पर यह कागज पर लिखा जाता है कि खनानी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, तालिबान और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का पैसा संभालता था। जो बातें सालों से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में थी वो अब कोर्ट में सबूत बन रही थी। Money laundering is the backbone of organized crime. This is high volume, very serious transnational organized crime networks that are well established. Hello. I said turn on your camera so I can see you. From any country to any country, if you wanted to move money, these were the people who would do it for you. You get the chief on stage, you go rage, you go rage. An air about him that he was untouchable. He was somebody that could not be grabbed by law enforcement. परंतु कहानी यहीं नहीं रुकती। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से टीवी पर आते हैं और ऐलान करते हैं कि 500 और 1000 रुपए के नोट आज आधी रात से कानूनी नहीं रहेंगे। देश की 86% करेंसी एक झटके में कागज बन जाती है। सरकार का तर्क साफ था, सीमा पार छपे नकली नोट, आतंक की नकदी और हवाला सिस्टम सबको एक साथ खत्म करना। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender. इस एक कदम से पाकिस्तान में और भारत के भीतर जमा नकली नोटों का जो मूल्य था वो शून्य हो गया। चाहे नोट कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अब वो चल ही नहीं सकता था और असर तुरंत दिखाई दिया। 2020 तक पुराने 500 के नकली नोटों की गिनती अब गिनती ही रह गई। गृह मंत्रालय खुलकर कहता है कि पाकिस्तान में छपे हुए हाई क्वालिटी नकली नोट एक झटके में अब खत्म हो गए। नोटों के ढेर, सोने के ढेर आ रहे कि नहीं आ रहे? सबका पसीना छूट रहा है। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। अब इस नकदी झटके का जो असर था वो जमीन पर दिखने लगता है। कश्मीर में पत्थरबाजी की जो घटनाएं थी वो अचानक से गिरने लगती हैं।
रिपोर्ट्स 75% तक की कमी की बात करती हैं। नक्सल इलाकों में फंडिंग सूखती है, गतिविधियां घटती हैं, गिरफ्तारियां बढ़ती हैं और हवाला कारोबार में लगभग 50% की गिरावट की बात इंटेलिजेंस इनपुट्स में आती है। बैंकों में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स की बाढ़ आ जाती है। Well, the government claims demonetization has impacted terror funding as well. Sources suggest that 3,000 crore rupees hawala money that was in circulation in Kashmir has been hit. The funding for local and foreign militant groups has been impacted. But yes, sources definitely indicate that this is going to hit the terror funding extremely hard. The other part is obviously there is indelible ink and perhaps counterfeiting is not going to be that easy. Yes. Sources within intelligence and investigating agency also point out it may just take about 1 year for them to actually restart their business. इसी दबाव के बीच दिसंबर 2016 में एक और रहस्यमयी घटना होती है। अल्ताफ खनानी का भाई जावेद खनानी कराची में एक बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। न पोस्टमार्टम न FIR। परिवार इसे आत्महत्या बताकर केस बंद करवा देता है, परंतु टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। नेटवर्क अंदर से टूट रहा था। SP गुलशन इकबाल के मुताबिक वाकया खुदकुशी का लगता है। पुलिस ने इमारत के चौकीदार और 2 मजदूरों को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक जावेद खनानी अपने दफ्तर की ज़ेरे तामीर इमारत का मुआयना करने गए थे, जहां से उन्होंने मुबैना तौर पर 4थी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस का कहना है कि जावेद खनानी और कालिया ग्रुप के मालिक थे। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था और वो माली मुश्किलात का शिकार थे। लिहाजा इस बात का कभी इम्कान है कि इन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इमारत से कूदकर खुदकुशी की है। हालांकि ये जीत स्थायी नहीं थी। 2-3 साल में जालसाज नए 500 और 2000 के नोटों की नकल करने लगते हैं। 2023 तक नए नकली 500 के नोटों की संख्या फिर से बढ़ने लगती है, परंतु स्थिति अब फिर भी काबू में थी। आर्थिक जिहाद की कमर टूट चुकी थी और भारत के गले से रिश्ते खून पर स्नेह लेप लग चुका था। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि डिमोनेटाइजेशन हर तरीके से सक्सेसफुल था, पर काउंटरफीट करेंसी को काउंटर करने के लिए वो बहुत बड़ा पावरफुल स्टेप था। RBI के डेटा के अनुसार 2016 में 43 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े गए थे, जो कि 2023 में 8 करोड़ रुपए के पकड़े गए हैं। यानी नकली करेंसी 5 गुना कम पकड़ी जा रही है। डेटा सीधा सीधा दिखाता है कि नकली करेंसी का पकड़ा जाना 5 गुना कम हुआ है एंड शायद इसीलिए भारत में इस्लामिक टेरर अटैक्स का नंबर भी पहले से कई गुना कम हो गया है। धुरंधर फिल्म में नकली करेंसी वाले इस किस्से का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया था और उससे भारत में बैठा एक वर्ग इतना तिलमिला उठा। सोचिए, जो पूरी स्टोरी मैंने आज आपको बताई है वो दिखाई जाए किसी और फिल्म के अंदर, तो इनका क्या हाल होगा। चलिए, आप इनका हाल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा रेड फाइल का ये दूसरा एपिसोड इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसको जरूर देखिए। वो आपको बताएगा कि पाकिस्तानियों ने किस प्रकार से ब्रिटेन के ऊपर कब्जा कर लिया है। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण में।